सीएम धामी ने उच्च अधिकारियों के साथ की सचिवालय में बैठक। राज्य में आय के संसाधनों को बढ़ावा देने उद्देश्य बैठक में जीएसटी संग्रह बढ़ाने और कर चोरी रोकने अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। दिल्ली पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से की मुलाकात। उधम सिंह नगर में बनने जा रहे एम्स सैटेलाइट सेंटर की भूमि पूजन के लिए केंद्रीय मंत्री को किया आमंत्रित। कांवड़ यात्रा में दिख रहे भक्ति के अनूठे रंग। कांवड़ को पीठ से खींचकर लाता कांवड़िया बना आकर्षण का केंद्र। मौसम विभाग का पूर्वानुमान हुआ सही साबित। पहाड़ों में कई जगह हो रही तेज बारिश। आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। और जसपुर में पुलिस ने की शराब तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई। 40 पेटी अवैध शराब के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। लगातार जारी पुलिस का सर्चिंग अभियान। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार ऋतु खंडूरी भूषण ने श्री दरबार साहिब पहुंचकर के मत्था टेका। इस दौरान महंत देवेंद्र दास महाराज ने शिष्टाचार भेंट की। वहीं श्री दरबार साहिब की परंपरा के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी का स्वागत हुआ। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सराहनीय सहयोग के लिए महंत देवेंद्र दास का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चिकित्सा सुविधाओं के विकास और स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग की अपेक्षा की। वहीं महाराज ने उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने पर ऋतु खंडूरी को शुभकामनाएं दी। रुद्रप्रयाग पुलिस ने आरसीसी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर और सहायक इंजीनियर को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। पुलिस की ओर से मामले की जांच करते हुए अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। दरअसल जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग से 7 किलोमीटर दूर नरकोटा में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऑल वेदर रोड के अंतर्गत 65 करोड़ की लागत से डबल लेन मोटर पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। 20 जुलाई को मजदूर पुल पर कार्य कर रहे थे। इसी दौरान मजदूरों के ऊपर लोहे की शटरिंग गिर गई और मजदूर दब गए। 8 मजदूरों को निकालकर जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जबकि 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। जुलाई को नरकोटा में एक जो पुल बन रहा था, वहां पर शटरिंग गिरने से 2 मजदूरों की मृत्यु हुई थी और कई अन्य घायल हुए थे। तो इस संबंध में जो मृतक के परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई थी, उस आधार पर जो प्रोजेक्ट मैनेजर और साइट इंजीनियर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। आज दोनों लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। चंपावत के डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी की अध्यक्षता में जिला चिकित्सालय प्रबंधन समिति की एक बैठक हुई। इस बैठक में जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक बेहतर करने पर चर्चा हुई। बैठक में डीएम ने चिकित्सालय में सफाई का विशेष ध्यान रखने, सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ाने, चिकित्सा उपकरणों की कमी को दूर करने और दवाओं का पर्याप्त भंडारण करने, डायलिसिस यूनिट में पानी की टंकी लगाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। डीएम भंडारी ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुविधा मिले और मरीजों और उनके रिश्तेदारों के साथ अस्पताल कर्मी अच्छा व्यवहार करें। डीएम भंडारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी के निर्देश हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं का सुधार किया जाना है। उसके संबंध में जो क्रिटिकल केयर ब्लॉक की लैंड हमने ढूंढी है, 23 करोड़ में जो बनना है, वहाँ पे उसकी लैंड हमने ढूंढ ली है और उसके संबंध में चर्चा भी की गई। और वहाँ पे एक जो माननीय मुख्यमंत्री घोषणा है कि वहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाएगी, जिसमें पार्किंग भी होगी और उसमें ओटी और सारे फैसिलिटीज़ के लिए रूम्स होंगे। तो वो भी डीपीआर शासन को 7 करोड़ से ऊपर की डीपीआर जा चुकी है। और जो प्रबंधन समिति की बैठक में जो माइन्यूट इश्यूज़ हैं सफाई को लेके, तो सफाई में 3 अन्य सफाई कर्मचारी जो डेली वेजेस पे लगाए जाने हैं, उसके संबंध में जो पैसा सीपीएस से ही जाना है, तो अपने ओन रेवेन्यू से वो खर्चा किया जाना है, उसके संबंध में उनको अनुमति दी गई। तो वार्ड में टॉयलेट्स में और वॉशरूम्स में सफाई और वहाँ पे गीज़र और वार्ड में हॉट एंड कूल एसी, इनकी भी अनुमति दे दी गई है। तो भी जब ठंड में या गर्मी में जैसे भी हो, ताकि हमारे जो दूरस्थ क्षेत्रों से लोग आते हैं उनको कोई परेशानी ना हो, इसके संबंध में प्रयास किए जाए। रुद्रप्रयाग में भेड़ पालकों की आराध्य देवी और रांसी के राकेश्वरी मंदिर में विराजमान मरना माई की लोकजात यात्रा का आगाज हो गया है। पहले रात्रि विश्राम के लिए ये यात्रा सनियारा पहुंच गई है। मूसलाधार बारिश और मदानी नदी में उफान के चलते यात्रा सादगी से शुरू की गई है। 23 जुलाई को यह यात्रा मनना धमई धाम पहुंचेगी और 26 जुलाई को यात्रा के राकेश्वरी मंदिर पहुंचने पर यात्रा का समापन होगा। इस दौरान कई श्रद्धालु यात्रा में शामिल होंगे। रांसी गांव से लगभग
39 किलोमीटर दूर सुरम्य मखमली के बुग्यालों के मध्य व चौखम्बा की तलहटी में बसे भगवती मनना की लोक जात यात्रा आज सादगी से राकेश्वरी मंदिर रांची से शुरू हो गई है। कई दशकों से चली परंपरा के अनुसार इस बार मनना माई की लोक जात यात्रा को भव्य बनाने के प्रयास किए गए थे, मगर ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बारिश होने तथा मंदानी नदी का वेग उफान में आने के कारण इस बार मनना लोक जात को सादगी से मनाया गया है। आज राकेश्वरी मंदिर रांची से प्रातः ब्रह्म बेला पर लोक जात यात्रा का शुभारंभ किया गया। राज्य में सिस्टम की लापरवाही से नौनिहालों का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। जर्जर भवनों के नीचे शिक्षा अंधकार में चल रही है। मामला ऋषिकेश के राजकीय प्राथमिक विद्यालय दिल्ली फार्म और खदरी का है। दोनों विद्यालयों में 2 ही कमरों की क्लास में 1 से लेकर 5 तक की कक्षाएं चलानी पड़ रही हैं। वहीं विद्यालयों में शिक्षकों की कमी भी देखने को मिल रही है। एक विद्यालय में प्रधानाचार्य सहित 2 तो दूसरे विद्यालय में प्रधानाचार्य सहित 3 अध्यापक हैं। वहीं बिजली बिल जमा नहीं होने के कारण विद्युत विभाग ने दोनों विद्यालयों का कनेक्शन भी काट दिया है, जिसके कारण नौनिहालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाम है 4 क्लास में है। हमारे क्लास में स्कूल में बिजली नहीं है। 4 महीने से हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल में बिजली आ जाए। पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, गर्मी लग रही है तो ध्यान कट रहा है। ये हमारा बिल जो अवशेष है 2018 से अवशेष है, लगभग 4 साल, और 8,000 कुछ रुपए का ये बिजली का बिल है। और 10 मार्च 2022 को बिजली विभाग ने कनेक्शन काट दिया। 11 मार्च को हमने विभाग को इसकी सूचना दी थी। उसके बाद लगातार पत्राचार करते रहे, लेकिन डिप्टी बीओ ऑफिस से लगातार यही कहा जा रहा है कि बजट ना होने के कारण बिल जमा नहीं हो पाया, जिस कारण हमारे बच्चे इतनी गर्मी में इतना परेशान रहते हैं, जिससे लगातार पसीना रहते हैं बच्चे। तो मेरा यही आप लोगों से ये है कि किसी तरह बजट स्वीकृत हो और बिल जमा हो जाए। पिछली नवंबर से हमारी जानकारी में है कि यहाँ पे जो है करीबन 8,500 रुपये का बिजली का बिल है। अब चूंकि विभागीय पत्राचार प्रिंसिपल सर की तरफ से किया जा चुका है, हमने भी इसमें खंड विकास अधिकारी मैडम से बात करी है। उनका यही कहना है कि मास्टर बजट आएगा, पैसा आएगा तब देंगे। लेकिन आज की स्थिति में जो है, जब प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति बड़ी बेहाल है और उसमें जो है लास्ट ईयर की तुलना में इस बार छात्र संख्या दुगनी हुई है, तो कम से कम जो मूलभूत आधारभूत जो व्यवस्था है वो तो सरकार को करनी चाहिए। अल्मोड़ा के सल्ट में विधायक महेश जीना ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवालय में निःशुल्क पैथोलॉजी लैब का शुभारंभ किया। विधायक महेश जीना ने बताया कि लैब में सभी प्रकार की जांच निःशुल्क की जाएगी। यहां पर 2 अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात किया गया है। स्वास्थ्य केंद्र में 250 से अधिक निःशुल्क जांच किए जा रहे हैं। हमारे जो क्षेत्र में पहले जो ब्लड टेस्ट होते थे उनके पैसे देने पड़ते थे और कुछ टेस्ट यहाँ होते भी नहीं थे। लेकिन आज हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में उन्होंने क्षेत्र में ये सुविधा दी है कि 250 टेस्ट जो है जनता के फ्री हो रहे हैं। इसमें हमारा KFT है, LFT है, लिपिड प्रोफाइल है, कोई भी एलर्जी है, उसके सभी टेस्ट यहाँ पर हमारे इस अस्पताल में ही होंगे। साथ ही जो पहले से जो टेस्ट हमारे अस्पताल के द्वारा दिए जा रहे थे वो भी सुविधा एज इट इज चलती रहेगी। उत्तराखंड के लाल कुआं में आखिरकार लंबे इंतजार के बाद गरीबों को मिलने वाले आवास आवंटित कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि 12 साल के लंबे इंतजार के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को आवास आवंटित कर दिए गए हैं, जिसमें 10 दिव्यांगों को प्राथमिकता दी गई। शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा निर्मित 100 कमरों का अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के तहत आवंटन किया गया, जिसका क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट, चेयरमैन लाल चंद्र सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व विधायक समेत कई जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से शिलापट का अनावरण करने के बाद लॉटरी प्रक्रिया से आवास आवंटित करते हुए कमरों की चाबी सौंपी। पूरे भारत में चलाई जा रही योजना है जिसमें बहुत ही मुनासिब किराए पर मकान आवंटित किए जा रहे हैं। ABPL पूरे देश में ये कार्रवाई कई वर्षों से चल रही है। आज लालका नगर पंचायत ने भी यहाँ पर जो है ऐसे गरीबों को, जो लोग इस योजना के अंतर्गत आते हैं और जिन्होंने समय से अपना आवेदन कर दिया था, ऐसे लोगों को जो है आवास आवंटित किए गए हैं। और मैं इन सबको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। लालका नगर पंचायत के समस्त अधिकारी कर्मचारियों के साथ साथ यहाँ के पूरे बोर्ड को बधाई देना चाहता हूँ कि निष्पक्ष तरीके से और उन्होंने कार्रवाई आवंटित की है।
हमारे क्षेत्र के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो इन सब की मौजूदगी में इन गरीबों को जो आवास मिले हैं, मैं समझता हूँ कि ये लालकुआं नगर में जो आवास की समस्या से लोग जूझ रहे थे, उसको हल करने में एक बड़ा कदम साबित होगा। मुझे ये लगता है कि शायद इस योजना को पहले जब ये योजना संचालित हुई थी तब IHSDP के अंतर्गत इन आवासों का आवंटन किया जाना था। वर्तमान में ये योजना अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के तहत इन आवासों का आवंटन किया जाना था। तो शायद हो सकता है कि वो थोड़े से बिकी नहीं थे या कुछ कंफ्यूजन हो गया, जो अब क्लियर कर लिया गया है और समस्त सभासदों की जो है सहमति हमें प्राप्त हुई है। साथ ही हमारे जो माननीय विधायक जी आए थे उनकी भी हमें सहमति प्राप्त हुई है। तो अभी कोई वाद विवाद की स्थिति नहीं है और हाँ, हमारी तरफ से उनको ये निश्चित किया गया है, समस्त जनता को भी, शहर की, अगर किसी भी कारण से कोई भी व्यक्ति द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया है तो उसको जो है हम अपात्र घोषित करते हुए किराएदारी निरस्त की जा सकती है। उससे पूर्व के चेयरमैन और सभासद जितने जनप्रतिनिधि थे, इसमें सबका सहयोग है कि इन गरीबों को जो है छत मिल रहा है। थोड़ी सी भ्रांतियां हो जाती है, लेकिन वो भ्रांतियां नहीं थी, समझने में अंतर था। तो हमारे सम्मानित विधायक जी जो वर्तमान है, उन्होंने कहा, मैंने भी उनसे बात कहा था, तो समझाया तो सबको समझ में आ गया। तो ये बहुत ही उम्दा कार्य, जो जितने भी कहा जाए ये कम है। बहुत भारी उम्दा काम नगर पंचायत लालकुआं ने ये गरीबों के लिए किया। लोहाघाट के राजकीय पुस्तकालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने पुस्तकालय के खुलने के टाइम को बढ़ाने की मांग की है। इसके साथ ही विद्यार्थियों ने पुस्तकालय में प्रतियोगिता पुस्तकों की संख्या बढ़ाने और बैठने के लिए जगह की कमी की समस्या को हल करने की भी मांग उठाई है। विद्यार्थियों ने मांग को लेकर एसडीएम रिंकू बिष्ट को एक ज्ञापन सौंपा। विद्यार्थियों की मांग पर एसडीएम रिंकू बिष्ट ने तुरंत संज्ञान लिया और मुख्य चिकित्सा अधिकारी जितेंद्र सक्सेना को पत्र लिखकर बुधवार से पुस्तकालय का समय सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक करने का निर्देश दिया है। वहीं उन्होंने अपने खर्चे से छात्र छात्राओं के लिए प्रतियोगिता पुस्तकें खरीद कर लाइब्रेरी में भी रखवा दी हैं। आते हैं 8 से 12 तक, उसके बाद हमें घर जाना पड़ता है या बाहर बैठना पड़ता है, उसके बाद दोबारा आना पड़ता है। तो हमारा टाइम इतना बेकार जा रहा है जितना हम आने जाने में लगा रहे हैं। और जो दूर से आते बच्चे, उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो सिर्फ 4 ही घंटे पढ़ पाते हैं। अगर वो दिन भर पढ़ना चाहें तो उनके लिए कोई टाइमिंग नहीं है इस चीज़ की। यहाँ पे पूरी नहीं है। मतलब कि अगर हम कोई ए ग्रेड की तैयारी करना चाहे तो उसके लिए तो कोई बुक नहीं है। यहाँ पे NCERT की कोई बुक्स नहीं है, नॉवेल्स भी बहुत कम है। कुछ तो बैठ जाते हैं अंदर और कुछ बाहर बैठते हैं। ऐसे में कैसे पढ़ाई होगी, खुद सोचना चाहिए प्रशासन से ये मांग है कि बुक्स पूरी की जाए, टाइमिंग बढ़ाई जाए और तीसरा एक हॉल बनाया जाए। प्रॉब्लम है कि जैसे मॉर्निंग पे यहाँ पे 8 से बजे खुल जाता है और 12 बजे तक ऑन रहता है। तो उसके बाद हमें पूरा दिन भर फिर बैठ के पढ़ना पड़ता है बाहर से। और एक टाइम पे तो ऐसा हुआ था कि बारिश हो गई थी, काफ़ी हम भीग भी गए थे। तो फिर शाम को खुलता है, 4 से 6 खुलता है। तो इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि काफ़ी दूर दूर से बच्चे आते हैं, तो दिन भर बाहर ही बैठ के पढ़ना पड़ता है उनको। और थोड़ा सीटिंग प्रॉब्लम भी है कि कुर्सियाँ पूरी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद बुकों का भी थोड़ा काफ़ी वो है, जिसके लिए हमने लिस्ट बनाई है, बाकी मैम को देंगे। कुछ बच्चे मेरे पास में आए थे कि उनका जो पढ़ने का टाइम है, लाइब्रेरी खुलने और बंद होने का समय, वो काफ़ी कम है। तो मेरे द्वारा वहाँ जाकर देखा गया, तो स्टाफ से बात की गई, तो स्टाफ ने भी काफ़ी सकारात्मक रूप दिखाया और अब सहमति ये बन गई है कि लाइब्रेरी सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुली रहेगी। और अगर हमें जिले से कुछ और अतिरिक्त स्टाफ मिल जाता तो हमारी कोशिश रहेगी लाइब्रेरी 14 से 15 घंटे खुले रहे, ताकि अधिक से अधिक बच्चे वहां पर अपना अध्ययन करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। जब मेरे द्वारा लाइब्रेरी का दौरा किया गया तो वहां मैंने देखा कि वहां साहित्य से संबंधित अधिक पुस्तकें हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पुस्तकों का वहां लगभग अभाव देखा गया। जो लाइब्रेरी है वहां पे हमारी ई लाइब्रेरी स्थापित कर दी जाएगी, जिसमें कि ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंधित जो हमारी शोध परक सामग्री है वो वहां पर बच्चे उसका लाभ उठा सकेंगे। हल्द्वानी में कांग्रेस ने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी के खिलाफ प्रदर्शन किया, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार का पुतला दहन किया और केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही खाने पीने की वस्तुओं पर जीएसटी लगाए जाने का भी विरोध किया। यूथ कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष हेमंत साहू ने मोदी सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई करने के आरोप लगाए, तो वहीं पार्टी के प्रदेश महासचिव हृदयेश कुमार ने जरूरी खाद्य चीजों पर लगे जीएसटी को शर्मनाक बताया। पुलिस का
सहारा लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को, माननीय राहुल गांधी जी को, तमाम नेताओं को लगातार डराने का प्रयास करते हैं, धमकाने का प्रयास करते हैं उसके सहारे, जिसका यूथ कांग्रेस विरोध करता है। लगातार आप देख रहे हैं देश में महंगाई चरम पर है। अब एक महंगाई का नया तोहफा और दे दिया है, दही जैसे उत्पादों में भी जीएसटी की मार दी है। खाद्य वस्तुओं में जीएसटी को लगाकर देश की जनता को और अधिक परेशान करने का काम किया है। हम लोग मांग करते हैं कि जीएसटी को तत्काल वापस किया जाए, साथ ही साथ जो ईडी का डर दिखाकर देश की शान माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने का काम किया जाए, वो बंद किया जाए। इस नेता सोनिया गांधी को भाजपा सरकार ने ईडी कार्यालय में बुलाया है आज, क्योंकि सोनिया गांधी हमेशा जनहित के मुद्दे उठाती रहती हैं और कांग्रेस पार्टी हमेशा जो आम जन की समस्याएं हैं उनको लेकर आंदोलन करती रहती है। तो इन सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए, उनको परेशान करने की नियत से आज उन्होंने हमारी शीर्ष नेता सोनिया गांधी को ईडी के दफ्तर पर बुलाया है और इनका विरोध करने के लिए आज हमने यहाँ पर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। काशीपुर में बीजेपी के प्रादेशिक 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम का समापन हुआ। वहीं समापन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की अनुशासन का पालन करें और संगठन के प्रति ईमानदार रहें। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम से विकास कार्यों को लेकर के भी चर्चा की। साथ ही आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को पार्टियों की नीति जन जन के बीच पहुंचाने की भी बात कही। राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम आने के बाद से भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर छाई हुई है। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने भारी मतों से जीत हासिल की है। राजधानी देहरादून के प्रदेश महानगर कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ता जीत का जश्न मनाते हुए नजर आए। सभी ढोल नगाड़े पर खूब झूमे, मिठाई खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा किया और मिठाई और बधाई भी दी है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा जारी है, जहां एक तरफ जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे लगातार व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने प्रशासन की तैयारियों को लेकर के नाराजगी जाहिर की है और कहा कि उन्हें रास्ते में पीने का पानी तक नहीं मिला। रास्ते में लगी दुकानों पर दोगुने दामों में पानी की बोतलें बेची जा रही हैं। कांवड़ियों ने सरकार के दावों को खोखला बताया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य के आय के संसाधनों को बढ़ावा देने के साथ ही निवेश की संभावनाओं के संबंध में शासन के उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य में जीएसटी टैक्स संग्रह बढ़ाने के साथ ही राज्य के राजस्व संसाधनों में वृद्धि के लिए समेकित प्रयास किए जाएं। उन्होंने इस संबंध में हिमाचल सहित अन्य पर्वतीय राज्यों के द्वारा अपनाई जा रही व्यवस्थाओं का अध्ययन करने पर भी जोर दिया। सीएम धामी ने टैक्स चोरी रोकने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने पर ध्यान दिए जाने पर जोर देते हुए राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं के लाभार्थियों को आधार कार्ड से जोड़ने की व्यवस्था की भी बात कही। प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर में स्वीकृत एम्स सैटेलाइट सेंटर के भूमि पूजन में आमंत्रित किया। डॉक्टर रावत ने केंद्रीय मंत्री को राज्य में संचालित विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने एनएचएम के अंतर्गत राज्य को जारी रुपए निःशुल्क बूस्टर डोज उपलब्ध कराने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का आभार जताया। मुलाकात के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य में आयुष्मान योजना और वैक्सीनेशन अभियान के बेहतर संचालन के लिए डॉक्टर रावत की जमकर सराहना की। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सड़क परियोजनाओं और रोपवे को लेकर मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्रीय मंत्री से चर्चा की। वहीं उत्तराखंड को कार्यदायी संस्था घोषित किए जाने और पर्वतमाला परियोजना के दिशा निर्देशों में राज्य सरकार की निवेश हिस्सेदारी की शर्त से छूट के साथ साथ परियोजना से प्राप्त आय में सुनिश्चित भाग प्रदान करने को लेकर के भी चर्चा की और इस संबंध में उन्हें एक पत्र भी सौंपा।
उत्तराखंड में कावड़ यात्रा के मद्देनजर शासन प्रशासन सहित सरकार के निर्देशों पर लगातार पुलिस मुस्तैदी दिखा रही है, जिसका असर अब राज्य के सीमांत यानी कि लक्सर से सटी हुई राज्य की सीमाओं पर भी नजर आने लगा है। यहां पुलिस के द्वारा आवागमन करने वाले वाहनों पर लगातार पैनी नजर रखते हुए बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। दरअसल कावड़ यात्रा पर संभावित आतंकी खतरों के मद्देनजर भी सुरक्षा व्यवस्था पर सख्ती दिखाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर कावड़ बाहुल्य पर नियंत्रण के चलते भी पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। एसटीएफ और साइबर क्राइम की टीम मिलकर लगातार साइबर ठगों पर कार्रवाई करने में जुटी हुई हैं। हाल ही में जहां पर साइबर क्राइम की टीम और एसटीएफ टीम ने सोने की ईंट के बहाने लाखों रुपए ठगने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, तो वहीं अब एसटीएफ और साइबर क्राइम की टीम को एक बड़ी कामयाबी आज देहरादून में मिली है। साइबर क्राइम और एसटीएफ की टीम ने मिलकर एक कॉल सेंटर पर छापा मारा और फर्जी तरीके से लोगों को ठगने का काम करने वाले कॉल सेंटर का भंडाफोड़ कर दिया। इस दौरान एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि लोगों को काफी समय से कुछ शिकायतें मिल रही थी, जिसे देखते हुए हमारी साइबर टीम ने उस सेंटर को चेक किया और चेक करने के बाद पता लगा कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नाम पर लोगों से ठगी की जा रही थी। लगभग 400 लैपटॉप कब्जे में लिए गए हैं और उसके साथ ही 14 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि इनके पास से 1 करोड़ 26 लाख रुपए भी नकद बरामद किए गए हैं। कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसमें हमारी साइबर और एसटीएफ की टीम ने जो है संयुक्त रूप से कल उसको चेक किया वहां पर, और चेक करने के बाद पाया कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नाम पर लंबे पैमाने पर धोखाधड़ी की जा रही थी। वहां के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से 400 करीब पीसी और लैपटॉप थे, उनको कब्जे पे लिया गया है। 14 लोग को हिरासत में लिया गया, 5 से 6 लोग को वांटेड किया गया है। साथ ही साथ मौके से 1 करोड़ 26 लाख रुपए बरामद हुए हैं, जिस संबंध में जानकारी अभी लगी है। जो कमीशन के पैसे थे जो फ्रॉड के रूप में वितरित किए जाने थे, अभी हमारी टीमें उसमें जांच में लगी हुई। जांच के बाद समस्त चीजों को स्पष्ट हो पाएगा कि ये गिरोह कहां से ऑपरेट कर रहा था, इसमें और अन्य कितने लोग थे। पिथौरागढ़ से लगे चैसर गांव के रास्ते पर एक महिला का अधजला शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। चैसर गांव के रास्ते पर किसी राहगीर ने एक अधजला शव दिखने पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आसपास जानकारी ली, पर शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। लोकेश्वर सिंह पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस शिनाख्त कर कार्रवाई कर रही है। पिथौरागढ़ शहर के बाहर एक महिला का आधा जला हुआ शरीर जो है बरामद हुआ है, जिसकी पुलिस के द्वारा शिनाख्त की कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और उसमें मुकदमा पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। केदारनाथ धाम की यात्रा पर इस बार रिकॉर्ड संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। बारिश और भूस्खलन का भी केदारनाथ की यात्रा पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद भी प्रत्येक दिन 3 से 4 हजार तीर्थयात्री केदारनाथ पहुंच रहे हैं। अभी तक 75 दिन की यात्रा में 9 लाख तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। इन दिनों कावड़ यात्रियों से भी बाबा केदार का दरबार गुलजार है। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि अब तक की यात्रा में 9 लाख से अधिक यात्री केदारनाथ पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार ही यात्रा का संचालन किया जा रहा है। यदि भूस्खलन और पानी बढ़ने से परेशानियां आ रही हैं तो यात्रियों को सुरक्षित रोका जा रहा है। वहीं पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए पैदल मार्ग पर एनडीआरएफ की टीम के अलावा एसडीआरएफ, टीडीआरएफ और पुलिस की टीमें भी तैनात की गई हैं। पुलिस यात्रियों की सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान रख रही है। दिन की यात्रा पूर्ण हो चुकी है और इसमें करीबन 9 लाख की जो संख्या श्रद्धालुओं की आज हमारी उम्मीद है कि आज हम उसको क्रॉस कर जाएंगे। तो निश्चित तौर पे मानसून के टाइम भी यात्रा हमारी अभी अच्छी खासी चल रही है, जिसमें 5 से 6 हज़ार यात्री डेली जा रहे हैं और कावड़ यात्रा शुरू होने के बाद इसमें भी थोड़ी वृद्धि आई है। लेकिन साथ में क्योंकि ऑरेंज अलर्ट है और बीच बीच में रेड अलर्ट भी आ रहे हैं, तो हम पूरी सावधानी बरत रहे हैं ट्रैक रूट पे और हाईवे पे। अगर कभी बीच में जो ट्रैक रूट पे कहीं गधेरे नाले हैं जो तूफान जिनमें आ जाता है, तो हम यात्राओं को बीच बीच में रोक भी रहे हैं और फिर हमारी फोर्स उनको धीरे धीरे निकाल रही है। और यात्रियों से भी ये अनुरोध है कि मौसम का जो पूर्वानुमान है उसके अनुसार और जो हमारी एडवाइजरी है उसके अनुसार ही अपनी यात्रा करें। जनपद में हमारे पास एनडीआरएफ की भी एक टीम मौजूद है जो कि ट्रैक रूट भीमबली लिंचोली में तैनात रहती है। इसके अतिरिक्त एसडीआरएफ की 4 टीम हैं जो अलग अलग पॉइंट्स पर तैनात रहती हैं। डीडीआरएफ की भी टीम्स हैं। तो लगातार सभी टीम्स अलर्ट पर हैं और कहीं भी कोई भी सूचना मिलने पर तत्काल पहुंचकर वहां पर कार्रवाई की जाती है। में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।